जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द क्रेजी ट्यूटर्स पे। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का जो पहला वीडियो बनाया जो कि इतिहास की अवधारणा से रिलेटेड था, जो कि क्लास 10 का था, और आप लोगों का बहुत ही प्यार मिला हमें इस वीडियो पे। और इसी तरह आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को और शेयर कीजिए जितना हो सके, ठीक है। और आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिसके कारण आने वाली वीडियो आपके समझ जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ठीक है। और जो पिछला वीडियो था हम लोगों ने इसमें बताया था कि सामाजिक इतिहास को कितने भागों में बांटा गया और सामाजिक इतिहास में पुरातन सामाजिक इतिहास और नवीन सामाजिक इतिहास में क्या क्या डिफरेंसेस है, और हमारे सामाजिक इतिहास में कौन कौन से रचनाएँ लिखी गई और कौन कौन से राइटर ने क्या क्या लिखा और किस किस चीज़ को इंक्लूड किया गया सामाजिक इतिहास के अंतर्गत। तो पुरातन सामाजिक इतिहास में क्या क्या गलतियाँ थी, ठीक है। उन सभी टॉपिक को क्लियर करके हम लोगों ने अब समझ रहे हैं कि जो खेल कूद का इतिहास है, अर्थात जो मतलब आपका सामाजिक इतिहास है, सामाजिक इतिहास में कई तत्वों को डिवाइडेड कर दिया गया है, जिसमें हमें ये सारे इतिहास जो है वो हम लोग सामाजिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा है खेल कूद का इतिहास। तो ये जो टॉपिक है जो आपको कुछ स्टार मार्क्स के द्वारा मैंने दिखलाया है, इसी टॉपिक्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि खेल कूद का इतिहास वास्तव में कैसा इतिहास था। शुरू से लेकर अंत तक हम समझेंगे कि खेल कूद का इतिहास क्या है, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर और स्वयं से अपनी भाषा में, निज भाषा में लिखने का प्रयास करें, ठीक है। जो आपको सटीक वर्ड लगे, शब्द लगे, जिसका प्रयोग आप अपने डेली लाइफ में करते हैं, उसका ही प्रयोग करके आप इसका लिखन कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको लिखने की पद्धति समझ में आएगी। यदि आप किताबी लैंग्वेज का प्रयोग कीजिएगा तो किताबी लैंग्वेज ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, दिमाग से उतर जाएगा। और यदि आप इसे स्वयं समझकर खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा तो आपके जीवन में जीवन तक ही आपको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आप समझते हैं खेल कूद का इतिहास क्या है, ठीक है। तो जो खेल कूद का इतिहास है वो उतना ही पुराना है जितना कि हमारी मानव सभ्यता। अब पृथ्वी का जब से जन्म हुआ, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई जैसे कह सकते हैं, पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई उसके बाद हम लोग की यानी मानव सभ्यता की उत्पत्ति हुई। मानव सभ्यता की उत्पत्ति के पश्चात हमें जीवन में मनोरंजन के लिए हमने क्या चुना, खेल को चुना, ठीक है। खेल को चुनने के कारण इससे कह सकते हैं कि जितना ही पुरानी हमारी मानव सभ्यता है उतना ही पुराना क्या है, हमारा खेल है। तो जब खेल कूद का इतिहास हम अध्ययन करते हैं तो उसमें सामाजिक परिवर्तन और विशिष्ट खेल के स्वरूपों का पता चलता है। क्या कि खेल कूद के इतिहास के अध्ययन करने से हमें सामाजिक परिवर्तन और विशिष्ट खेल के स्वरूपों का पता चलता है, ठीक है। खेल एक व्यायाम है। खेल क्या है, व्यायाम है, ठीक है। और जो हमें चुस्त दुरुस्त तथा स्वस्थ रहने में मदद करता है। खेल क्या है, एक व्यायाम है और वो हमें चुस्त दुरुस्त रहने में मदद करता है, ठीक है। और जो था, समझिए इसके बारे में कुछ और, कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि उस समय जो लोग थे स्पोर्ट्स ज़्यादा खेला करते थे, क्योंकि उस समय मनोरंजन का साधन सिर्फ क्या था, खेल था, ठीक है। खेलों के माध्यम से लोग मनोरंजित हुआ करते थे। आपके भी बचपन में आपने बहुत सारे गेम खेले होंगे, ठीक है। पूर्व पाषाण काल में कुश्ती की प्रतियोगिताएं होती थी। पूर्व पाषाण काल मैंने समझाया था, स्टोन एज क्या है, ठीक है ना। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो पुराना वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको भली बातें समझ में आएगा। तो पूर्व पाषाण काल जो था उसमें कुश्ती की प्रतियोगिताएं होती थी। कुश्ती क्या है ये तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको भली बातें पता होगा कि कुश्ती का गेम किसे कहते हैं, ठीक है। तो कुश्ती का प्रतियोगिताएं हुआ करती थी, ठीक है। 6000 ईस्वी पूर्व तीर धनुष। अब समझिए 6000, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। रामायण महाभारत आप लोगों ने सबने देखा है, सबने पढ़ा है, ठीक है। और उसमें आपने क्या कॉमन सा चीज़ देगा, एक ही चीज़ देगा, तीर और धनुष, ठीक है। तीर धनुष क्या है, 6000 साल ईस्वी पूर्व उस समय का प्रचलित आपका स्पोर्ट्स था, ठीक है, तीरंदाजी। और जापान में सूमो, जापान का जो गेम था वो सूमो, वहाँ सूमो रेसलिंग बहुत हुआ करती थी। प्राचीन सभ्यता सुमेर में, मिस्र, ग्रीस में कुश्ती, वजन उठाना, तैराकी, निशाना लगाना आदि गेम का प्रचलन था, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है कि जो प्राचीन सभ्यता हमें सुमेर या मिस्र की सभ्यता थी, ठीक है, उसमें क्या है, कुश्ती, ठीक है, वजन उठाना यानी वेट लिफ्टिंग, तैराकी, निशाना लगाना आदि गेम का उस समय क्या था, प्रचलन था। यानी उस समय इस गेम को खेला जाता था और इसी गेम को आज हम लोग ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम्स में देखने को पाते हैं, ठीक है। और यदि आप लोग वीडियो में नए हैं तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही सारी नॉलेजेबल चीज़ यहाँ जानने को मौका मिलेगा।
तो यदि आप लोगों को पता है कि ओलंपिक्स गेम क्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ओलंपिक्स गेम क्या है। कॉमनवेल्थ गेम के बारे में भी जानते हैं तो कॉमनवेल्थ के बारे में बता सकते हैं, जिसके कारण जो बच्चे नए हैं जो कि कमेंट्स पढ़ते हैं वो देख कर सीख सके या पढ़ कर सीख सके कि वहाँ पर ओलंपिक्स गेम और कॉमनवेल्थ गेम क्या है। एशियन गेम्स क्या है यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, ओलंपिक्स गेम में कितने खेल खेले जाते हैं ये भी आप बता सकते हैं। जिसके कारण क्या हुआ ना, खेलों में बढ़ावा दिया गया। इन सभी खेल क्यों खिलाया गया, ये सब प्रतियोगिताएं कराने का मकसद क्या था? इन सभी प्रतियोगिताओं का मकसद सिर्फ ये था कि खेल को और भी आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, इसमें नई नई तकनीकों का इजाफा किया जाए, जिसके कारण क्या हो, ये लोग अच्छे गेम और भी प्रचलित हो सके। ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेल का प्रचलन हुआ। ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल, आज का तो कोई ऐसा घर में बच्चा नहीं होगा जो क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलता होगा। ठीक है, तो क्रिकेट और फुटबॉल खेती का क्या हुआ, प्रचलन हुआ। आज खेल किसी राष्ट्र विशेष की उत्पत्ति नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग की अमूल्य शक्ति बनकर रह गया। ठीक है ना, मतलब क्या है, आज खेल किसी राष्ट्र विशेष की उत्पत्ति नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस खेल को मैंने जन्म दिया। अर्थात उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया को ले लो या इंग्लैंड के ले लो। ठीक है, इंग्लैंड लेते हैं। इंग्लैंड ने क्रिकेट का उत्पन्न किया, क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इंग्लैंड क्या कह सकता है कि यह मेरी निजी प्रॉपर्टी है, यह मेरा निजी स्पोर्ट्स है, इसको मैं ही खेलूंगा और किसी देश के नागरिक या किसी देश के स्पोर्ट्समैन इसे नहीं खेल सकते। ऐसा कह सकता है? नहीं ना कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता है? क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो किसी की विशेष की उत्पत्ति नहीं है। आपकी धन संपत्ति, आपका जमीन जायदाद यही आपका है, लेकिन जो स्पोर्ट्स है वो पूरे विश्व का होता है। ठीक है, तो क्या है, आज खेल किसी राष्ट्र विशेष की उत्पत्ति नहीं है। समझ में आ गया? कोई भी स्पोर्ट्स क्या है, किसी राष्ट्र विशेष की उत्पत्ति नहीं है कि इस खेल को हमने जन्म दिया तो सिर्फ इसे हम खेलेंगे। समझ में आ रहा है? क्या है, बल्कि पूरे विश्व के लोग की अमूल्य शक्ति बन गया है। ठीक है, पूरे विश्व के लोग एकजुट होकर एक स्पोर्ट्स को देखते हैं। जैसे अभी हम लोग का ओलंपिक्स खेल टोक्यो में हो रहा है। ठीक है, और पूरे विश्व के लोग ओलंपिक्स को देख रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे, हम भी देखते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो सभी की क्या है, सभी की आस्था है कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा मेडल अपने देश के लिए लाए। ठीक है, और जो है हमारी शक्ति बन चुका है। और ये स्पोर्ट्स क्या है, एक शक्ति ही है जो कि दो देशों यानी बहुत सारे देशों को एकजुट में बांधे हुए हैं। आशा करते हैं आप लोग इसको भली बात समझ गए होंगे। एक बार मैं पुनः सिर्फ समझाकर प्रयास करता हूँ, आप लोग इसे आराम से लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे कि खेल कूद का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हमारा मानव समाज। ठीक है, खेल कूद के इतिहास हम जब अध्ययन करते हैं तो उसमें सामाजिक परिवर्तन विशिष्ट खेल के स्वरूपों का पता चलता है। खेल एक व्यायाम है जो चुस्त दुरुस्त स्वस्थ रहने में मदद करता है। ठीक है, पूर्व पाषाण काल में कुश्ती की प्रतियोगिताएं होती थी। उस समय कुश्ती की जो खेल था वो प्रचलित गेम हुआ करता था, इसलिए उस समय वहाँ की प्रतियोगिताएं की जाती थी। 6000 ईस्वी पूर्व तीर धनुष का प्रचलन था। ये 6000 ईस्वी पूर्व में तीर धनुष के लोगों को ज़्यादा लोकप्रिय हुआ करता था, ज़्यादा वहाँ पर तीर धनुष खेला जाता था, यानी तीरंदाजी की जाता था। जापान में सुमो का प्रचलन था। प्राचीन सभ्यता सुमेर में, मिस्र, ग्रीस, ठीक है, कुश्ती, वजन उठाना, तैराकी, निशानी लगाना आदि उस समय का फेमस गेम था, यानी प्रसिद्ध गेम हुआ करता था। और इन्हीं गेमों को प्रचलित आगे बढ़ाने के लिए ओलंपिक्स गेम, कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम्स का चयन किया गया, यानी प्रतियोगिताएं की गई, प्रतियोगिताओं के नाम रखे गए। क्या? ओलंपिक्स गेम, कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम्स। ठीक है, इन खेलों को बढ़ावा दिया गया और आज के युग में, आज के मॉडर्न युग में क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेलों का प्रचलन हुआ। ठीक है, इस प्रचलन होने के कारण क्या हुआ, आज हमारा जो है, आज खेल किसी राष्ट्र विशेष की उत्पत्ति नहीं है। ठीक है, आज जो खेल है वो किसी राष्ट्र विशेष की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लोग ये अमूल्य शक्ति बन गया है। ठीक है, पूरे विश्व के लोग का क्या बन गया, अमूल्य शक्ति बन गया है। आशा करते हैं आप लोग इसे भली भांति समझ गए होंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जब खेल कूद का इतिहास खत्म हुआ, ठीक है, हमारा खेल कूद का इतिहास समाप्त होता है, उसे आप लोग लिख लीजिएगा। अब ये जो टॉपिक है ये हम लोग समझेंगे कि भोजन और व्यंजन का इतिहास क्या है। ऐसे भोजन और व्यंजन के इतिहास, भोजन डैश व्यंजन, ठीक है, भोजन अलग होता है और भोजन अलग होता है और व्यंजन अलग होता है। समझिए क्यों अलग होता है। ठीक है, तो खेल कूद के इतिहास को आप लोग समझ गए। अब भोजन और व्यंजन के इतिहास को समझते हैं। ठीक है, देखिए, जब से हमारी उत्पत्ति हुई हमारे समक्ष सिर्फ एक ही दुविधा थी कि हम क्या खाएं, क्योंकि इंसान बिना खाए नहीं रह सकता। ठीक, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ठीक है, और इतिहासकार को भी पता था। तो बिना खाए इंसान तो रह नहीं सकता, तो अब वो क्या खाएगा। देखिए, पूर्व पाषाण काल के लोगों को खाना बनाना नहीं आता था। ठीक,
पूर्व पाषाण काल के लोगों को क्या नहीं आता था, तो खाना बनाने एकदम नहीं आता था। उनके समक्ष ये बहुत बड़ी दुविधा थी, ठीक है, कि खाए क्या, खाए तो खाए क्या, ठीक है। कभी वो कच्चा मांस, ठीक है, कंद मूल जो पाते थे वो खाते थे, पत्ता भी खा जाते थे, ठीक है। लेकिन, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, नवपाषाण काल में खेती की खोज हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया उनमें क्या हुआ, माइंड सेटअप बदलता गया, ठीक है। और नवपाषाण काल, जब पूर्व पाषाण काल से अब नवपाषाण काल में आ गए, उस समय क्या हुआ, हम लोगों ने खेती की खोज की। हम लोगों ने खेती किस प्रकार किया जाता है ये हम लोगों ने सीखा, कि किस प्रकार फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, शिकार कंदमूल खाना हम लोगों ने छोड़ दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, इस शिकार करना, जो शिकार करके हम लोग खाते थे, मांस खाते थे, कंदमूल खाते थे, हम लोग कच्चा मांस खा जाते थे, उसको क्या किया हम लोगों ने, छोड़ दिया। अब क्या हुआ, हम लोगों ने अनाज उगाया, गेहूं, अनाज में क्या उगाया, हम लोग फसल उगाने सीख गए तो अनाज उगाना सीख गए, ठीक है। गेहूं, जौ, बाजरा उस समय की क्या थी, प्रमुख फसलें थी, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि नवपाषाण काल में, ठीक है, जो मानव था वो प्रथम कौन सा फसल उगाया था, तो गेहूं, जौ, बाजरा ये सब प्रमुख फसलें हुआ करती थी, जो कि प्रथम नवपाषाण काल में उगाया गया था। समझ में आ गया, भोजन की समस्या का अंत हो गया। अब यहाँ पर समझ में आ गया कि हमें क्या खाना है, ठीक है, क्या खाना है। शाकाहारी में गेहूं, जौ, बाजरा ये सब खाते थे। भोजन की समस्या का अंत हो गया। अब क्या हुआ, अब भोजन की समस्या का अंत हो गया तो जिंदगी जीने के लिए टेस्ट भी जरूरी है। खाना तो जरूरी है, भोजन जरूरी है, लेकिन उसके साथ क्या चाहिए, टेस्ट। और हम इंडिया वाले थोड़ा ज़्यादा ही टेस्ट के लोभी होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, दलहन और तिलहन की खेती का आरंभ हुआ। अब जैसे भोजन की समस्या का अंत हुआ, अब क्या हुआ, दलहन एवं तिलहन की खेती का आरंभ हुआ। तिलहन मतलब क्या होता है, जिससे पिरोकर तेल निकाला जा सके। दलहन यानी क्या होता है, दाल, ठीक है, समझिए। दलहन और तिलहन खेती का आरंभ हुआ। खेती की खाने की जो आदत बदली, जो लोग खाते थे क्या, सिर्फ गेहूं, जौ, बाजरा खाते थे, ठीक है, उस खाने की पद्धति में जो आदत थी उसको क्या हुआ, उसको भी, उसमें भी बदलाव आ गया। अब क्या बदलाव आया, देखिए, जो मानव था, ठीक है, मानव सभ्यता था, उसका ध्यान व्यंजनों पर गया। अब व्यंजन पे हम लोग चलेंगे। खाना भोजन तो पा गए, उसके साथ अब क्या पाए हम लोग, अब व्यंजन, थोड़ा नाना प्रकार की वैरायटीज हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए आज हमारे, देखिए एक ही आटा, एक ही गेहूं, ठीक है, उसके नाना प्रकार के आइटम्स बनते हैं। नान पूड़ी, पूड़ी, दलहन पूड़ी, दाल पूड़ी, अलग अलग पूड़ी, कितने सारे पूड़ी है, ठीक है। एक पूड़ी नहीं है, डालडा की पूड़ी, रिफाइंड की पूड़ी, ठीक है, इतने सारे पूड़ियाँ। पूड़ी का क्या है, एक देखा जाए तो स्टेज बाय स्टेज करके दे दिया गया, ठीक है। वैसे ही क्या, यही सारे व्यंजन है जो हमारे जीभ को क्या देते हैं, टेस्ट देते थे। क्या हुआ, अब हमारा दिमाग कहाँ गया, व्यंजन पर चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, भू प्राकृतिक जलवायु संस्कृति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। क्या हुआ ना, जैसे लोग जो रहते हैं, ठीक है, अलग अलग जलवायु में अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक है। भारत में जलवायु तो एक समान नहीं रहती है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सब जगह एक ही समान जैसा पाया जाएगा, ठीक है। पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग है। जैसे जाइए आप इंग्लैंड, वहाँ पर दिन दिन बारिश होती रहती है, ठंडी पड़ती रहती है, ठीक है। और इंडिया में देखिए चारों मौसम, चारों वेदर्स पाए जाते हैं। अकबर जैसे अभी सावन का महीना है, बरसात हो रहा है, ठीक है। तो भू प्राकृतिक यानी भू प्राकृतिक के अनुसार, ठीक है, हम लोग बिहारी हैं और हम लोग भू प्राकृतिक के अनुसार तो खाते हैं। जैसे हम लोग का जब बरसात होता है तो हम लोग लिट्टी बना के खाते हैं, ठीक है। आप लोग जल्दी से बताइए, आप लोगों में कितने घरों में बरसात के मौसम में लिट्टी बनता है। अगर आपके घर में बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। भू प्रकृति के अनुसार क्या करते हैं हम लोग, खाने पीने का ढंग बदलते हैं। जलवायु संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है, जलवायु, ठीक है, वेदर का भी बहुत बड़ा गहरा असर होता है व्यंजन में, ठीक है। और संस्कृति पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। संस्कृति कैसे, अब देखिए संस्कृति क्या मैटर करती है। अब देखिए कॉमन सा फैक्ट बताते हैं। देखिए जैसे हिंदू सभ्यता बात करते हैं तो हिंदू सभ्यता में देखिएगा कि हम लोग को पर्व आते हैं। पर्व त्यौहार में हम लोग क्या करते हैं, मांस मच्छी खाना छोड़ देते हैं, ठीक, मांस मछली खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। जैसे अभी सावन चल रहा है, अभी जो सावन का जो महीना चलता है उसमें जो मानने वाले होते हैं, ठीक है, वो मांस मच्छी का सेवन नहीं करते, नहीं खाते मांसाहारी खाना, ठीक है। और कई घर तो होते हैं जो लहसुन प्याज भी छोड़ देते हैं। तो ये संस्कृति का प्रभाव है, ठीक है। संस्कृति का प्रभाव किसके, व्यंजन के ऊपर गया। अब बिना लहसुन प्याज के खाना कुछ अलग ढंग का लगेगा, अलग स्वाद का लगेगा, ठीक है, सादा भोजन लगता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, शाकाहारी और मांसाहारी खाने का प्रचलन शुरू हुआ, ठीक है। अब जब भू प्रकृति सब अलग हो गया तो इसमें क्या हुआ, शाकाहारी और मांसाहारी दो क्राइटेरिया में बट गया कि एक व्यक्ति जो माने कि एक इंसान जो होगा जिसको शाकाहारी खाने पसंद होगा, यानी रोटी कुछ भी रोटी सब्जी वगैरह वगैरह खाकर वो जिंदगी जीतेगा, और एक होगा जो कि मांसाहारी खाएगा, मांस मच्छी वगैरह वगैरह सब खाएगा, ठीक है। तो क्या है, इसमें दो प्रकार समझ में आ रहा है। भारतीय व्यंजनों के प्रकार में वृद्धि हुई।
जैसा कि मैं बताया, हम लोग भारतीय हैं, थोड़ा ज़्यादा व्यंजनों के ऊपर ज़्यादा जाते हैं क्योंकि हमें टेस्ट पसंद है, ठीक है। विदेशियों के आक्रमण के बाद भोजन की आदतों में व्यंजन में प्रभाव पड़ा। अब जैसा कि ये तो स्वभाव है सबका कि जब कोई नई संस्कृति या नया कोई हमारे देश में आता है या हमारे समाज के साथ मिलता है तो उसका क्या होता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। तो जब विदेशियों का आक्रमण हुआ यानी अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज ले लीजिए, अंग्रेज है, मुगल है, ये लोग जब आए हमारे भारत में, आक्रमण किया इन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, भोजन की आदतों और व्यंजनों में हमें परिवर्तन देखने को मिला। जैसे कि आज हमारा फेवरेट भोजन क्या हो गया, बिरयानी, जबकि बिरयानी आज से 10-15 साल पहले कोई नहीं जानता था, ठीक है। और देखा जाए तो यही कुछ फूड्स के और भोजन का इतिहास है। आशा करते हैं आप लोग भली बातें समझ गए होंगे। इसको लिख भी लीजिएगा बड़ी ही सरल भाषा में। कैसा है देखिए, पूर्व पाषाण काल के लोग खाना बनाना नहीं आता था, उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा थी कि वो खाना में क्या खाएं, ठीक है। वो कच्चा मांस, कंदमूल इत्यादि खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। नवपाषाण काल में जब उन्होंने खेती की खोज की तो उस समय शिकार, कंदमूल खाना उन्होंने छोड़ दिया, शिकार करना, कंदमूल खाना उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, ठीक है। उन्होंने अनाज उगाया, अनाज में उनके प्रमुख अनाज थे गेहूं, जौ, बाजरा इत्यादि, ये सब प्रमुख फसलें हुआ करती थी उस समय के लोगों का। और इस प्रकार भोजन की समस्या का क्या हुआ, अंत हो गया। अब उन्हें समझ में आ गया कि हमें खाना क्या है, ठीक है। जो वो पत्ते वत्ते खाकर जिंदा रहते थे उसके कारण अब क्या हुआ, अब ये लोग गेहूं, जौ, बाजरा इत्यादि फसलों को उगाकर उसको रोटी या कुछ भी बनाकर खाते थे, ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद क्या हुआ, दलहन और तिलहन। अब जो हमारा दिमाग है अब कहाँ जाए, व्यंजन पे है। देखिए, दलहन और तिलहन की खेती आरंभ हुई और खाने की आदत बदली। दलहन तथा तिलहन की खेती का आरंभ हो गया और क्या हुआ, खाने का जो आदत है वो पुनः बदल गया। अब क्या हुआ, हमारा जो दिमाग है, मेंटेलिटी, वो कहाँ गया, व्यंजन पर चला गया। भू प्राकृतिक यानी खाने के इतिहास में देख सकते हैं कि व्यंजन का प्रभाव भू प्राकृतिक जलवायु संस्कृति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जहाँ के लोग जो होते हैं वहाँ के जलवायु के हिसाब से वहाँ भोजन प्रसिद्ध होता है। भू प्रकृति का भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और संस्कृति का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इससे क्या हुआ, समाज में दो खाने के भोजन के में भी दो वर्ग बढ़ गए। कौन कौन, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी खाने का प्रचलन हुआ। भारतीय व्यंजन में जो आपका व्यंजनों का प्रकार था उसमें वृद्धि हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम लोग भारतीय हैं वो टेस्ट के ज़्यादा लोभी होते हैं और हम लोग टेस्ट पसंद है हमें, ठीक है ना। भारतीय व्यंजनों में क्या हुआ, प्रकार बदला, व्यंजन प्रकार बदला। विदेशी के आक्रमण के बाद भोजन की आदतों तथा व्यंजनों पर प्रभाव पड़ा। जो विदेशी आए उनके साथ साथ क्या, वो अपने अपने स्टाइल के खाना लेकर आए और हमें भोजन पसंद है और भोजन पसंद है, जिसके कारण हम लोग क्या उनका व्यंजन अपना उन्हें सीख लिया और स्वयं उसका सेवन करने लगे, ठीक है। इस प्रकार जो भोजन का इतिहास है A to Z, कैसे हम लोगों ने घास फूस खाकर जिंदा रहते थे और आज कहाँ नाना प्रकार की भोजन सामग्रियाँ या व्यंजन हम लोग खाते हैं अपने जीभ को शांत करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं निष्पादित कलाओं के इतिहास के ऊपर, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने भोजन के इतिहास को समझ लिया, अब हम लोग समझते हैं निष्पादित कलाओं के इतिहास के बारे में। अब आपके दिमाग में होगा कि निष्पादित कला क्या है। निष्पादित कला का तात्पर्य होता है मतलब वो कलाएं जो कि मतलब टैलेंट है, समझिए टैलेंट है, ठीक है ना। निष्पादित कलाओं का इतिहास में क्या है समझिए। तो जब मान लीजिए क्वेश्चन आपको आता है कि निष्पादित कलाओं के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हो, इतिहास से क्या अध्ययन मिलता है, तो आप लोग इस पॉइंट्स के माध्यम से भाषा जो बनेगी वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, नवपाषाण काल का आरंभ, ठीक है। निष्पादित कलाओं का विकास जो हुआ नवपाषाण काल के आरंभ में ही हो चुका था, ठीक है। अब नवपाषाण काल के जो लोग थे उनकी जो माइंडसेट था, दिमाग, सोचने समझने की जो क्षमता थी वो हो चुकी थी, ठीक है। सोचने समझने की क्षमता थी, क्या मतलब समाज में रहना, किस प्रकार रहा जाए, क्या खाया जाए, किस प्रकार कौन से औजार इस्तेमाल किए जाए, सब भी हम लोग उस समय सीख चुके थे, ठीक है। और इससे क्या पता था, उस समय के जो लोग थे उनकी जो संगीत में रुचि था, किस में रुचि था, तो संगीत में उस समय के लोगों का बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है। पुरातन वस्तुओं से पता चला कि हड्डी की सीटी, ठीक है। अब इसका पता कैसे चला, समझिए, तो संगीत में रुचि है, इसका पता कैसे चला। आप बोलिएगा कि भैया आपको कैसे पता, उस समय के लोग संगीत में रुचि रखते थे, ठीक है ना। तो पुरातन वस्तुओं से पता, यानी खुदाई के दौरान जो वस्तुएं पाई गई उसको बोलते हैं पुरातन वस्तुएं, ठीक है। माने खुदाई के दौरान जो वस्तुएं पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, पुरातन वस्तुएं बोलते हैं। उसमें क्या पता चला कि उस समय के जो लोग थे उनमें क्या, किस में रुचि थी, तो संगीत में उनका इंटरेस्ट था। अब वो क्या क्या मिला, देखिए, हड्डी की सीटी मिला, ठीक है। हड्डी से उन्होंने सीटी बनाया था, बांस की बांसुरी और संगीत और ढोल, ठीक है ना। ये सारे चीज़ जो थे उस समय पुरातन वस्तुओं जब खुदाई हुआ तो ये सारी चीज़ें पाई गई और जब देखा गया तो पता चला कि नवपाषाण काल के समय की ये सारी चीज़ें हैं। इससे पता चला कि जो उस समय का जो लोग है वो किस में रुचि रखता है, संगीत में रुचि रखते थे, ठीक है।
विदेशियों के आक्रमण से विकास, समझिए क्या है। जब विदेशियों का आक्रमण हुआ हमारे भारत पर, ठीक है ना, और हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी हुआ, और भारत में, भारत की वास्तविकता भारत की बात करते हैं, तो जब विदेशियों का आक्रमण हुआ हमारे भारत पर, ठीक है ना, तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो निष्पादित करा था और विकास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो एक अलग सभ्यता थी और हमारा सभ्यता अलग था। हमारा जो रहने सहने का ढंग था वो कुछ अलग था और उनके जो रहने सहने का ढंग था वो कुछ अलग था। वो जब हमारे ऊपर आक्रमण किए और जहाँ पर अस्थायी रूप से निवास करने लगे, तो वहाँ के जो नागरिक थे उन लोगों का कुछ ना कुछ गुण सीखने लगे, ठीक है ना। उसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे विकास होने लगा। आगे वर्तमान समय में प्रतियोगिताएं का आयोजन होता है, इन सभी विकास होने लगा, ठीक है। अभी तो मॉडर्न युग में आ गए हम लोग। अब आधुनिक युग में क्या हुआ कि इन सभी जो चीज़ें निष्पादित कलाओं के ऊपर, यानी संगीत देखिए, सारेगामा, लिटिल चैम्प्स, डांस इंडिया डांस, DID, बहुत प्रकार के देखिए अभी शोज होते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी निष्पादित कलाओं को विकास की योगदान है, ठीक है। इसके कारण हम लोग क्या कहते हैं, अपने अंदर के टैलेंट को वहाँ बतलाते हैं। जैसे ये भी देखिए, आप जिस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, जिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम देख रहे हैं, ये भी हमारा टैलेंट है। हम भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को अपने टैलेंट के जम से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम लोग सक्षम हुए तो आप लोगों को भली बातें समझ में आएगा, यदि हम लोग असक्षम हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग प्रयास जरूर करेंगे कि आपको समझा सकें, ठीक है। तो वर्तमान समय प्रतियोगिताएं का आयोजन हुआ, जिसके कारण निष्पादित कलाओं का विकास हुआ। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा, जो पाश्चात्य संस्कृति था उसका प्रभाव भी क्या पड़ा, इस पर पड़ा। विकास में क्रांति, और जो विकास है इसके जो प्रोग्रेस रेट है वो क्या हुआ, उसमें क्रांति सी आ पड़ी। माने दिन पर दिन क्या हुआ, दिन पर दिन ऐसा क्या हुआ, विकास होते चला गया। समझ में आ रहा है। भारत में प्राचीन काल में रामायण महाभारत के नाट्य मंचन हुआ करता था, ठीक है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हमारे दादा परदादा ने सभी कहानी बताया कि उनके गाँव में क्या होता था, नाट्य मंचन हुआ करता था। किसका, रामायण और महाभारत में। होली के त्यौहार के पहले रामायण और महाभारत का नाट्य मंचन हमारे बिहार में होता है। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि उनके हम लोग के गांव में, ठीक है ना, जब होली का त्यौहार होता है तो उसके पहले फगुआ गाया जाता है और रामायण का भी नाट्य मंचन होता है। शादी ब्याह का भी जब समारोह होता है उस समय भी रामायण महाभारत का नाट्य मंचन मेरे पिताजी के ज़माने में हुआ करता था। आज वो सब हम लोग भूल चुके हैं, आज की बात ही अलग है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रथम बोली हमारी, जब अब बात करते हैं रामायण महाभारत नाट्य मंचन है। इसी नाट्य मंचन को अब हम लोग कहाँ देखते हैं, पर्दे पर देखते हैं, ठीक है। टीवी टेलीविज़न पर देखते हैं, अपने मोबाइल पर देखते हैं। किसके रूप में, फिल्म के रूप में। समझ में आ रहा है, फिल्म के रूप में, शॉर्ट स्टोरी के रूप में। इसको कहाँ देखते हैं, अपने फ़ोन में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, ठीक है। बहुत जगह पे हम लोग इसको देखते हैं। अब क्या हुआ देखिए, अब जब फिल्म बनने लगा तो आपके दिमाग में आया होगा कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी। तो प्रथम बोलती फिल्म का नाम था आलम आरा। उसके पहले जो फिल्म बनते थे वो चलचित्र हुआ करती थी, उसमें साउंड नहीं हुआ करता था, यानी बोला, जैसे आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वैसे ही उस समय के जो लोग थे समझ नहीं पाते थे। मतलब इशारों से क्या होता था, कल्पना किया जाता था क्या बातें हो रही है, ठीक है। मतलब एक तरह से गूंगा का लैंग्वेज जो बात करते थे। लेकिन प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा जो था वो आया। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें मैंने नहीं बताया कि इसका कब आया था आलम आरा, ठीक है, पब्लिश कब हुआ। आप लोग बताइए कि आलम आरा जो फिल्म थी कब आई थी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आलम आरा जो फिल्म थी वो कब आई थी, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग के बारे में जानकारी मिलेगी और वो समझ पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। प्रथम बोलती फिल्म का क्या नाम था, आलम आरा। यूरोपीय मूवी को हॉलीवुड तथा भारतीय मूवी को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब मूवी के भी क्राइटेरिया हो गए, बदल दिया गया पार्ट बाय पार्ट। जो यूरोपीय मूवी जो कि हमारे उधर उस साइड में रहते हैं, ठीक है, भारत के, वो क्या है यूरोपीय मूवी। जैसे हॉलीवुड जिसमें आप लोग स्पाइडरमैन, ठीक है, बैटमैन वगैरह वगैरह बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ देखे होंगे। और बॉलीवुड मूवी में आपको पता है भाई हमारा सल्लू भाई है, ठीक है ना। तो इन लोगों की फिल्म हम लोग कहाँ देखते हैं, तो बॉलीवुड में देखते हैं, ठीक है। तो यूरोपीय मूवी कहाँ देखते हैं, हॉलीवुड। और भारत की मूवी में क्या बोलते हैं, बॉलीवुड, ठीक है। और जो फिल्म में पाने वाले पुरस्कार है, अब देखिए मूवी तो बन गया, अब ये फिल्म नाट्य मंचन में हो गया, नाट्य मंचन पर्दे पर भी आ गया, ठीक है। अब इसके लिए तो कोई पुरस्कार तो होना चाहिए कि अच्छी फिल्म बनी है तो चलो इसको पुरस्कार दिया जाए। जैसे लिटरेचर के लिए हमें सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो नोबेल पुरस्कार है, ठीक है। और इसके लिए भी सबसे पुरस्कार कौन सा है, फिल्म के लिए सबसे अच्छा पुरस्कार कौन सा है, तो ऑस्कर पुरस्कार है, ठीक है। तो फिल्म के लिए पाने जाने वाले पुरस्कार का नाम रखा गया ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है। तो आप बताइए ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार के बारे में आप क्या जानते हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग आपको आंसर जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप बताइए तो सही। उसके बाद आपको बताते हैं कि
आप बताइए कि भारत में, ठीक है, भारत को कितने, ठीक है, फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। इसको छोटे से पॉइंट में एक बार फिर समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे अगले बाकी तिथि के बारे में। वस्त्र विन्यास क्या है, नारी इतिहास क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज की वीडियो में हम लोग इतना कुछ समझे, ठीक है। समझते हैं पहले निष्पादित कलाओं का इतिहास कैसे लिखेंगे। जब नवपाषाण काल का आरंभ हुआ, ठीक है, नवपाषाण काल का आरंभ हुआ, इससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग संगीत में रुचि थी, ठीक है, उनका इंटरेस्ट था। पुरातन वस्तुओं से पता चलता है क्योंकि उस समय की पुरातन वस्तुएं हड्डी की सीटी, बांस की बांसुरी, सितार, ढोल इत्यादि पुरातन यानी खुदाई से प्राप्त हुए। इससे यह पता चलता है कि उस समय के लोग क्या थे, इस संगीत में रुचि रखते थे, ठीक है। विदेशियों का जब आक्रमण हुआ, ठीक है, विदेशियों के आक्रमण के साथ क्या हुआ, निष्पादित कलाओं में विकास हुआ, ठीक है ना। वर्तमान समय में इसके लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी निष्पादित कलाओं का विकास में बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके कारण क्या हुआ, उसमें निष्पादित कलाओं के विकास में क्रांति से फैल गए, ठीक है, क्रांति आ गया। और भारत में प्राचीन काल में रामायण महाभारत और महाभारत का नाट्य मंचन हुआ करता था, ठीक है। भारत में क्या होता था, रामायण महाभारत का नाट्य मंचन हुआ करता था। भारत की प्रतिम बोलती फिल्म आलम आरा है और यूरोपीय मूवी को हॉलीवुड और भारतीय मूवी को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। फिल्म में पाने वाली प्रथम पुरस्कार का जो पुरस्कार है, चर्चित पुरस्कार है, उसका नाम है ऑस्कर, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे तो आपका कम से कम 100 से 150 वर्ड हो जाएगा और आपको 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन सब 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, ठीक है। यदि समझ में नहीं आया तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर, जो यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसको लिखकर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसको देखेंगे और उसमें जो भी गलतियाँ होंगी, एरर्स होंगे, उसको हम सुधार देंगे और आपको उसका अच्छा फ्रेश कॉपी देंगे, जिसके कारण आप लोग उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। आप भी यदि पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़िए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी जो वीडियो बनेगी वो तुरंत आपके समक्ष पहुँचेगी और आपको पता चलेगा कि इन्होंने कौन सा वीडियो कब बना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग निष्पादित कला समझ गए होंगे, भोजन का इतिहास समझ गए होंगे और खेलकूद का इतिहास समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझेंगे, ठीक है। इसी के नेक्स्ट टॉपिक है कुछ की, उसमें नारी का इतिहास क्या है, ठीक है, और भी बहुत कुछ है जो कि हम लोग उस वीडियो में समझेंगे। तो तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत।